गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने हेस लॉ के बारे में पढ़ा था। हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम क्या बताता है? हेस का नियम कि यदि किसी अभिक्रिया को विभिन्न प्रकार से संपन्न किया जा सकता है तो प्रत्येक प्रकार की कुल एंथैल्पी में परिवर्तन बराबर होगा, चाहे अभिक्रिया एक पद में पूर्ण हो चाहे अभिक्रिया अनेक पदों में पूर्ण हो। तो इस स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम के अनेक उपयोग हैं, हेस के नियम के अनेक एप्लीकेशंस हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ। क्या स्टडी करने जा रहे हैं हम? एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ, हेस नियम के अनुप्रयोग। इसमें पहला उपयोग है कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, संभवन ऊष्मा का मान ज्ञात करना। संभवन ऊष्मा हम जान चुके हैं कि कोई पदार्थ, कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों से प्राकृतिक अवस्था में मिलकर बनता है तो एक मोल के निर्माण होने पर एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन संभवन ऊष्मा कहलाता है। अब सपोज कोई अभिक्रिया हो रही है, कार्बन सॉलिड स्टेट प्लस हाफ O2 गैसियस स्टेट इज इक्वल टू CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इस रिएक्शन के लिए क्योंकि डेल्टा H की वैल्यू को हम आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ज्ञात आसानी से? क्योंकि डेल्टा H का मान केवल हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने के लिए ही चाहिए, लेकिन हम जानते हैं जब हम कार्बन को एयर में बर्न करेंगे तो निश्चित ही कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। और इसलिए कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए नहीं होगी, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के लिए होगी। तो इस केस में हम कार्बन मोनोऑक्साइड की संभवन ऊष्मा ज्ञात करने के लिए हेस के नियम का उपयोग करते हैं। फॉर दिस रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज नॉट फाउंड एग्जैक्टली बिकॉज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन certain amount of carbon dioxide is produced definitely. Thus, we can calculate the value of delta H. Can be calculated by the help of Hess law. किस तरीके से? देखिए, कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन पूर्ण कंबशन होने पर, पूर्ण दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। इसके लिए डेल्टा H का मान हमें ज्ञात है कितना? -393.51 किलो जूल। आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब यदि हम मान के चलें कि ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रही है। पहला स्टेप कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस इज इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाफ O2 गैस इज इक्वल टू CO2 गैस। अब पहले स्टेप के लिए हमें पता नहीं है डेल्टा H का मान कितना है, तो हमने माना डेल्टा H बराबर x किलो जूल। दूसरे स्टेप के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्सीडेशन के लिए हम जानते हैं डेल्टा H का मान होता है -282.98 किलो जूल, मतलब इतनी ऊर्जा मुक्त होती है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। तो अब हम जानते हैं हेस लॉ क्या कहता है कि प्रथम प्रकार से बनी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे प्रकार से बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड में कुल एंथैल्पी परिवर्तन समान होगा। क्यों? क्योंकि अभिकारक और उत्पाद सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं? X प्लस -282.98 किलो जूल बराबर -393.51 किलो जूल। यहाँ से फर्स्ट स्टेप में क्या है हमारा? -393.51 किलो जूल। सेकेंड स्टेप में दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? x प्लस
माइनस 282.98 किलो जूल। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास x का मान आता है माइनस 110.53 किलो जूल। यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की संभवन ऊष्मा कितनी है? माइनस 110.53 किलो जूल। यानी जब 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड अपने अवयवों से बनेगी तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप 110.53 किलो जूल ऊष्मा मुक्त होगी। ये इस तरीके से हम विभिन्न यौगिकों की संभवन ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा उपयोग है, एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण ऊष्मा का मान ज्ञात करना। संक्रमण ऊष्मा क्या? जब 1 मोल पदार्थ अपनी एक भौतिक अवस्था से दूसरी अप्रूप भौतिक अवस्था में परिवर्तित होता है तो ये क्रिया संक्रमण कहलाती है। और इस क्रिया में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन हीट ऑफ ट्रांजिशन या संक्रमण ऊष्मा कहलाता है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो संक्रमण है ये बहुत धीमी प्रक्रिया है, बहुत धीमी गति से होता है। इसलिए एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में परिवर्तित होने में बहुत समय लगता है और प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से डेल्टा H का मान आसानी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। द ट्रांजिशन फ्रॉम वन एलोट्रोपिक फॉर्म टू अदर इज़ वेरी स्लो process. So it is not possible to determine the value of delta H practically. इसलिए हम इसको भी ज्ञात करने के लिए हैस के नियम का उपयोग कर सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल, सल्फर मोनोक्लिनिक ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। डेल्टा H का मान माइनस 300.00 किलो जूल। इसी प्रकार नंबर 2, सल्फर ऑर्थोरोम्बिक ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। डेल्टा H का मान माइनस 297.50 किलो जूल। अब यदि हम समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाते हैं तो सल्फर ऑर्थोरोम्बिक माइनस सल्फर मोनोक्लिनिक बराबर माइनस 297.3550 प्लस माइनस 300.00 किलो जूल। तो ये क्या आ जाएगा? सल्फर ऑर्थोरोम्बिक इज इक्वल टू सल्फर मोनोक्लिनिक और डेल्टा H का मान प्लस 2.5 किलो जूल। यानी सल्फर ऑर्थोरोम्बिक को सल्फर मोनोक्लिनिक में बदलने के लिए हमें 2.5 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। सल्फर विषम लंबाक्ष को सल्फर एकंताक्ष में परिवर्तित करने के लिए डेल्टा H का मान है 2.5 किलो जूल। ये 2.5 किलो जूल सल्फर ऑर्थोरोम्बिक की हीट ऑफ ट्रांजिशन या संक्रमण ऊष्मा कहलाती है। इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं कार्बन डायमंड के फॉर्म में। कार्बन का अपरूप हीरा डायमंड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H या अभिक्रिया ऊष्मा का मान है माइनस 395.39 किलो जूल। इसी तरीके से कार्बन का दूसरा अपरूप जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं, कार्बन ग्रेफाइट, ये भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यहाँ अभिक्रिया ऊष्मा या एंथैल्पी में परिवर्तन कितना है? माइनस 393.51 किलो जूल। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस करना है। समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाना है। तो देखिए क्या आ जाएगा?
सी डायमंड माइनस सी ग्रेफाइट इज इक्वल टू माइनस 395.39 माइनस फिर माइनस 393.51 किलो जूल। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्योंकि माइनस का टर्म बड़ा है तो घटाने पर क्या माइनस बचेगा, डेल्टा एच का मान कितना बचेगा, माइनस 1.88 किलो जूल। सल्फर ग्रेफाइट को हम दूसरी तरफ ले आए तो क्या हो गया, सल्फर डायमंड इज इक्वल टू सल्फर ग्रेफाइट और डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 1.88 किलो जूल। यानी सल्फर डायमंड के सल्फर ग्रेफाइट में संक्रमण होने पर हीट ऑफ ट्रांजिशन का मान है 1.88 किलो जूल। यानी अगर हम एक मोल कार्बन हीरे को एक मोल कार्बन ग्रेफाइट में बदलना चाहते हैं तो हमें 1.88 किलो जूल ऊष्मा मुक्त होगी। अब इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं कि कार्बन ग्रेफाइट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डायमंड, तब डेल्टा एच का मान कितना हो जाएगा आप जान चुके हैं, प्लस 1.88 किलो जूल। अगर ग्रेफाइट को डायमंड में बदलना चाहेंगे तो आपको इतनी ही ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। संक्रमण में यदि एक अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है तो दूसरी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी। अब द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, जब भी किसी अनहाइड्रेटेड सॉल्ट अजलीय लवण को पानी की अधिकता में घोला जाता है तो वो हाइड्रेटेड लवण बनाता है, जल योजित लवण का निर्माण होता है और इस क्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। एंथैल्पी में परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है और इस प्रक्रम में एक मोल निर्जल लवण के हाइड्रेशन से, जल योजन से जो ऊष्मा मुक्त होती है या एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। और इस हीट ऑफ हाइड्रेशन या जल योजित ऊष्मा का भी परिकलन हेस के नियम की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। The amount of heat evolved when 1 mole of anhydrous salt reaches up to its final hydrated state is known as heat of hydration. अब देखिए, हम जानते हैं कॉपर सल्फेट निर्जल, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। ये सॉलिड होता है और ये कलरलेस होता है। लेकिन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है CuSO4.5H2O, सॉलिड होता है और किस कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। अब इसको बनाने के लिए हम निर्जल कॉपर सल्फेट में को वाटर की अधिकता में घोलते हैं। इसके प्रोसेस में जो हीट इवॉल्व होती है उसको भी सरलता से प्रायोगिक रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेस के नियम का उपयोग करते हैं। देखिए कैसे, CuSO4 सॉलिड, इसको हमने क्या किया, जल की अधिकता में घोल लिया। सपोज 800 वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट के साथ 800 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। या आप कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट पानी में घुल जाएगा। इस केस में डेल्टा एच का मान -66.50 किलो जूल है, यानी 66.50 किलो जूल ऊष्मा मुक्त होगी। इसी प्रकार हम कॉपर सल्फेट 5H2O, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉलिड को भी पानी की अधिकता में घोलें
मान लीजिए 795 मॉलिक्यूल चाहिए, तो क्या बनेगा? ये भी वही बनेगा, कॉपर सल्फेट 800H2O। अब यहाँ डेल्टा H का मान प्लस 11.71 किलो जूल है, यानी ऐसा करने के लिए हमको 11.71 किलो जूल ऊष्मा देनी पड़ेगी। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस किया, तो देखिए क्या आएगा। कॉपर सल्फेट सॉलिड, वाटर मॉलिक्यूल में 800 में से 795 माइनस किए तो 5H2O लिक्विड। दूसरी तरफ हम ले गए CuSO4 डॉट 5H2O, कॉपर सल्फेट 800H2O और कॉपर सल्फेट 800H2O कैंसिल हो गए। डेल्टा H के लिए क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन माइनस करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज माइनस 66.50 माइनस प्लस 11.71, यानी दोनों माइनस हो जाएंगे तो माइनस के 78.21 किलो जूल एनर्जी। इस तरीके से हम कह सकते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में बदलने के लिए, या CuSO4 सॉलिड को CuSO4 डॉट 5H2O सॉलिड में बदलने के लिए डेल्टा H का मान माइनस 78.21 किलो जूल होता है, यानी 78.21 किलो जूल एनर्जी मुक्त होती है, या एंथैल्पी में परिवर्तन 78.21 किलो जूल होता है। इस प्रकार हम जल योजन ऊष्मा, इसको हम क्या कहेंगे? कॉपर सल्फेट की जल योजन ऊष्मा या हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हैस के नियम का अगला उपयोग है कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। किसी यौगिक में बंधन ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी की गणना करना। हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बंध का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस Br2 इज इक्वल टू 2HBr। अब हमने माना कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड है, तो क्या होगा कि जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड भी टूटना शुरू हो जाएगा, और हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। इस अवस्था को हम कहते हैं ट्रांजिशन अवस्था। फिर क्या होगा? फाइनली हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा पूरी तरीके से, ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, और हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड पूरी तरीके से बन जाएगा, यानी HBr प्लस HBr, दो मॉलिक्यूल HBr के बन जाएंगे। इस अभिक्रिया में हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। द एनर्जी required to break the bond present in 1 mole of the compound, 1 mole of the compound means 6.023 into 10 to the power 23 bonds, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, is defined as bond dissociation energy। 1 मोल पदार्थ में उपस्थित सभी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं बंधन ऊर्जा। हम जानते हैं पदार्थ बनता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसी प्रकार जब पदार्थ अपने अवयवों में पुनः टूटेगा तो उसके लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये जो है वो एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी प्रक्रम है, प्रोसेस है। एग्जाम्पल Cl2 गैस किस में डिसोसिएट होगा? 2Cl गैस, डेल्टा H की वैल्यू प्लस
242.60 किलो जूल, यानी 242.60 किलो जूल एनर्जी जब क्लोरीन गैस को दिया जाएगी कि 1 मोल को दी जाएगी तो वो अपने अवयवों 2 क्लोरीन एटम में विभक्त होगा गैसीय अवस्था में। इसी तरीके से O2 गैस इज इक्वल टू 2O गैस, डेल्टा H का मान 495.16 किलो जूल। इसको हम बॉन्ड एनर्जी या मीन बॉन्ड एंथैल्पी या एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं, और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बंध की शक्ति का परिचायक है। केमिकल बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी का मान भी ज़्यादा होगा। जितना बंध मजबूत होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। बॉन्ड एनर्जी ऑल्सो कॉल्ड द मीन बॉन्ड एंथैल्पी और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज द मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इन ए केमिकल बॉन्ड। अब हमने अभी देखा कि बॉन्ड का टूटना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया में ऊष्मा देनी पड़ती है, और मेकिंग ऑफ बॉन्ड, नए बॉन्ड का बनना, रिलीजेज एनर्जी, यानी एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में। तो द एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन इज ओवरऑल डिफरेंस in the energy between the energy used in breaking the bonds in the reactants and the energy released in forming new bonds in the product. बंद ऊर्जा, दोनों ऊर्जाओं का अंतर होगी। किस किस की? पुराने बॉन्ड रिएक्टेंट के टूटने में कितनी ऊर्जा देनी पड़ी, और प्रोडक्ट के नए बंधों के निर्माण में कितनी ऊर्जा मिली। दिस इज अ बॉन्ड एनर्जी, या हम कह सकते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। अब एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि यदि हम मीथेन की बात करें, मीथेन में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा है। इसमें देखा जाए तो चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड समान है। अब यदि हम इसमें से एक बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं, फर्स्ट बॉन्ड को, तो हमें कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब यदि हम अगले बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं तो क्योंकि अब एनवायरनमेंट पहले से डिफरेंट हो गया, इसलिए इस बॉन्ड एनर्जी का मान या एंथैल्पी चेंज का मान कुछ अलग आएगा। इसी तरीके से तीसरे के लिए कुछ अलग आएगा और चौथे के लिए कुछ अलग आएगा। तो फिर अब हम क्या करते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कार्बन हाइड्रोजन की निकालने के लिए क्या निकालते हैं? चारों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एवरेज एनर्जी। चारों का जो एवरेज आएगा वो कार्बन हाइड्रोजन की बंद ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। वंस द फर्स्ट बॉन्ड टू बी ब्रोकन, द रिमेनिंग बॉन्ड्स आर इन ए स्लाइटली डिफरेंट एनवायरनमेंट and the enthalpy change for removing second hydrogen will not be identical, so that for breaking the first bond. Similarly, for the remaining 2 hydrogens also, the average bond dissociation enthalpy of all 4 bonds is then used for the CH bond. अगर हमें CH बॉन्ड की बंद ऊर्जा की बात करनी है तो हम इन चारों बॉन्ड की एवरेज एनर्जी, एवरेज डिसोसिएशन एनर्जी को मानेंगे। अब ये जो बॉन्ड एनर्जी है ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करना। बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई अभिक्रिया हो रही है और हमें अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करनी है तो हम प्रोडक्ट की कुल बॉन्ड एनर्जी में से रिएक्टेंट की कुल बॉन्ड एनर्जी को घटा दें तो हमारे पास क्या जाएगा? अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया की एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन।
सभी बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। टेबल में हमारे पास सब प्रकार के बॉन्ड्स के लिए बॉन्ड ऊर्जा का मान ज्ञात है जो कि निश्चित है। तो इसलिए अब यदि हम बात करें ईथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस क्या बनाता है आप जानते हैं, हाइड्रोजनेशन हो रहा है और ईथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 गैस बन रही है। अब यदि हमें अभिक्रिया की एंथैल्पी की गणना करना है तो डेल्टा H किसके बराबर होगा, हमने माइनस बाहर निकाल लिया। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो है वो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो हमें सबकी एक साथ रखनी है और प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की। अब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है ईथीन और प्रोडक्ट क्या है ईथेन। तो फिर हमने क्या किया, डेल्टा H बराबर रिएक्टेंट यदि हम लिखते हैं तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो माइनस डेल्टा H C प्रोडक्ट में क्या है C सिंगल बॉन्ड C एक और 2 हैं C सिंगल बॉन्ड H रिएक्टेंट में प्लस प्रोडक्ट डेल्टा H C डबल बॉन्ड C प्लस डेल्टा H सिंगल बॉन्ड H। फिर समझ लीजिए, हमें डेल्टा H का मान निकालना है एंथैल्पी में परिवर्तन। तो एंथैल्पी में परिवर्तन क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो डेल्टा C सिंगल बॉन्ड CH और 2 कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है, डेल्टा 2 इंटू डेल्टा H C सिंगल बॉन्ड H प्लस डेल्टा H C डबल बॉन्ड C एक C डबल बॉन्ड C और डेल्टा H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ 6 हैं, 3 हाइड्रोजन ये और 3 ये, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ कितने हैं 6 और यहाँ कितने 4, तो हमने कम कर दिए, यहाँ कितने बचे 2। अब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 347.3 प्लस 2 इंटू कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी 416.2 प्लस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी 615 प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 435.1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 129.6 किलो जूल। यानी जब ईथेन में परिवर्तित होगी 1 मोल के लिए एंथैल्पी, अभिक्रिया की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मान होगा माइनस 129.6 किलो जूल, यानी इतनी ऊष्मा मुक्त होगी। बॉन्ड एनर्जी का दूसरा एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। किसी कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्ञात करना। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। 3 एटम कार्बन गैस के, 6 एटम हाइड्रोजन गैस के और 1 एटम ऑक्सीजन गैस का आपस में मिलकर बनाते हैं CH3COCH3 यानी प्रोपेनॉन कीटोन। अब इसके लिए हमको डेल्टा H का मान निकालना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये क्या कहलाएगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, संभवन ऊष्मा। तो देखिए 3 इंटू 6
हमें कैसे मिलेंगे? जब 3H2 में 3 बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो 3 इंटू डेल्टा एच एच बॉन्ड। कार्बन की संभवन ऊष्मा हम कितनी मानेंगे? 0, क्योंकि कार्बन जो है प्राकृतिक अवस्था में है और प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र अवयव तत्व की संभवन ऊष्मा हम 0 मानते हैं। प्लस हाफ डेल्टा एच ओ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसकी आधी, क्योंकि यहाँ एक ही ऑक्सीजन एटम है। प्लस 3, अब नया बॉन्ड कौन सा बनेगा? 3 तो बनेंगे कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस में वेपराइजेशन होगा, कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस में वेपराइजेशन होगा। तो कार्बन की प्राकृतिक अवस्था सॉलिड है, तो उससे गैस में लाने के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन, 3 एटम है तो इंटू 3 माइनस, अब प्रोडक्ट में क्या है? 2 कार्बन बॉन्ड है, तो 2 इंटू डेल्टा एच कार्बन बॉन्ड। 6 हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 6 इंटू डेल्टा एच कार्बन हाइड्रोजन, प्लस 1 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, डेल्टा एच कार्बन ऑक्सीजन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच बराबर 3 इंटू एच सिंगल बॉन्ड एच का मान, बंद ऊर्जा का मान 435.1 प्लस हाफ ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी का मान 489.5 प्लस कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन का मान 719.6, तो 3 इंटू 719.6 माइनस 2 इंटू कार्बन बॉन्ड एनर्जी 347.3 प्लस 6 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी 416.2 प्लस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी 711.3। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू 194.25 किलो जूल पर मोल, यानी इस अभिक्रिया के लिए संभवन ऊष्मा का मान -194.25 किलो जूल पर मोल है। इस प्रकार बंद ऊर्जा की सहायता से हमने संभवन ऊष्मा का मान ज्ञात किया। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊष्मा का मान ज्ञात करने के लिए। जनरली द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन कैलकुलेटेड on the basis of bond energy and experimental values shows good agreement, but both the values differ in case of compounds showing resonance. This difference is the measure of resonance energy of the compound. हम क्या देखते हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बॉन्ड एनर्जी के आधार पर कैलकुलेट की जाती है और प्रायोगिक मान दोनों में समानता पाई जाती है। किसी यौगिक की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन संभवन ऊष्मा यदि हम बंद ऊर्जा की सहायता से ज्ञात करें और प्रायोगिक रूप से ज्ञात करें तो उन दोनों में समानता मिलेगी। लेकिन ऐसे यौगिक जो अनुनाद प्रदर्शित करते हैं उनके केस में प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में अंतर पाया जाएगा और ये अंतर उस यौगिक की अनुनाद ऊर्जा या रेजोनेंस एनर्जी के बराबर होता है या अनुनाद ऊर्जा कहलाता है। क्या अंतर पाया जाएगा कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो हमने संभवन ऊष्मा का मान बंद ऊर्जा की सहायता से निकाला, वो प्रायोगिक मान की तुलना में ज़्यादा होता है। और ये जो अंतर है ये किसकी वजह से होता है? ये अनुनाद
की वजह से होता है, अनुनाद के कारण होता है, इसलिए इसको हम अनुनाद ऊर्जा या रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। देखिए, हम जानते हैं बेंजीन C6H6 गैस इज इक्वल टू C गैस प्लस 6H गैस में वियोजित करना है। अब कैकुलस संरचना के आधार पर हम देखें तो इसमें 3 सिंगल बॉन्ड हैं और 3 डबल बॉन्ड हैं। तो डेल्टा HD वियोजन के दौरान एंथैल्पी में परिवर्तन या डिसोसिएशन एनर्जी वियोजन ऊर्जा कैसे निकालेंगे हम? हमें कौन कौन से बॉन्ड तोड़ने हैं? 3 बॉन्ड तोड़ने हैं कार्बन और कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड, प्लस 3 बॉन्ड तोड़ने हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और 6 हमको ब्रेक करने हैं कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो 3 इंटू डेल्टा HCC प्लस 3 इंटू डेल्टा HC डबल बॉन्ड C प्लस 6 डेल्टा H इंटू C सिंगल बॉन्ड H। तो 3 इंटू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 347.3 प्लस 3 इंटू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 615 प्लस 6 इंटू कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड 416.2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5384.1 किलो जूल पर मोल। लेकिन हम ये जानते हैं कि इसका प्रैक्टिकल मान, प्रायोगिक मान 5535.1 किलो जूल पर मोल होता है। तो जो अंतर है, अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5535.1 में से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? 5384.1 किलो जूल। तो क्योंकि ये वियोजन के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा -151 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो प्रैक्टिकल मान है वो -151 किलो जूल पर मोल अधिक है। इसलिए ये बेंजीन कैकुले स्ट्रक्चर की तुलना में, कैकुले संरचना की तुलना में ज़्यादा स्टेबल, कितनी ज़्यादा स्टेबल? 151 किलो जूल ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किस वजह से है? ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद की वजह से। और अनुनाद के कारण जो स्थायित्व में वृद्धि या वियोजन ऊर्जा के मान में वृद्धि आई है वो कहलाती है अनुनाद ऊर्जा या रेजोनेंस एनर्जी। तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी या अनुनाद ऊर्जा, अनुनाद ऊष्मा कितनी हुई? ये हुई 151 किलो जूल पर मोल। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजीन इज 151 किलो जूल per mole more as compared to its theoretical value. Hence, actual structure of benzene is 151 kilojoule more stable as compared to its Kekulé structure. This benzene is a resonance hybrid having resonance energy 151 kilojoule per mole. तो हम कैकुलर स्ट्रक्चर के 2 रूपों को एक रेजोनेंस हाइब्रिड के रूप में रिप्रेजेंट या प्रदर्शित कर सकते हैं और ये ज्ञात कर सकते हैं कि बेंजीन के लिए अनुनाद ऊर्जा या रेजोनेंस एनर्जी का मान 151 किलो जूल होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट थर्मोकेमिस्ट्री। थैंक यू।